चलिए शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। क्या सब हो रहा है? क्या सब कर रहे हैं? उससे बैग से पेन निकलवा रहे हैं। बेचारी को अपना तो कुछ संभल रहा है नहीं। देखिए किसका बैग है वो? आप ही का है? ऑनलाइन लाइव है ना जी? गौरव कुमार, टाइम टेबल का पता नहीं चलता है। तुम डेली क्लास ही नहीं करता होगा, इसी वजह से तुमको कुछ पता नहीं चलता है। डेली क्लास करो, अपने पता चल जाएगा। कोई लेट नहीं है। हम कहाँ से लेट? हम लेट उठ नहीं रहते हैं, एकदम सब रोज टाइम पे रहते हैं। क्लास करो डेली, अपने सब चीज पता चल जाएगा। ठीक है? हटा दो कमेंट जी। आज तो चैप्टर एन खत्म हो गया था। चैप्टर खत्म हुआ है बायोलॉजी का। चैप्टर नंबर 2 खत्म हुआ है, हमको पता है। इसी वजह से सर 4:15 या 4:30 में छोड़े। 4:15 में है? क्या बजे छोड़े? 4:15। हाँ 4:15। ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो गया। हम तो अगला चैप्टर शुरू कर देते, वो अपना चैप्टर नहीं शुरू करते हैं, तो इसी वजह से पहले खत्म हो गया। ऐसे तो सामान्य तौर पर 5 बजे नहीं छोड़ते हैं, 5 बजे छोड़ते हैं सामान्य तौर पर। तो 15-20 मिनट, आधा घंटा का गैप तो होना ही चाहिए। समझ गए? एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में इंटर करने के लिए 10-15-20 मिनट का गैप एकदम जरूरी है। तुरंत शुरू कर देंगे ऐसा नहीं है कि शुरू नहीं किया जा सकता, तुरंत शुरू किया जा सकता है, लेकिन फिर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है? देखिए, जानते हैं आज के लोग का सबसे बड़ा कमी क्या है? आज के लोग का सबसे बड़ा कमी ये है, वो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहता है। ठीक है? जैसे मान लिया जाए कि अभी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 टिश्यू खत्म हुआ है। ठीक है, टिश्यू खत्म हुआ है, 4:15 बजे क्लास छूट गया। 15 मिनट आपको इधर उधर करना चाहिए। बाद बाकी जब तक हम नहीं आते तब तक आपको कम से कम रिवाइज कर लेना चाहिए। जैसे टिश्यू है, उसी को जो है पूरा का पूरा सब्जेक्टिव को रिवाइज कर लेते। ये हुआ स्वयं से जिम्मेदारी उठाना। समझ गए? अगर आप ऐसा किए होंगे तो मतलब आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सोच काफी अच्छी है, आप काफी दूरदर्शी है, और इसी टाइप के लोगों का होता है रिजल्ट। समझ गए? अब आप जो है बैठे हुए हैं, हमारा वेट कर रहे हैं, हम आएंगे, हम पढ़ाएंगे, तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम तो आएंगे अपने टाइम से ही। हमारा टाइम तो 5:15 या 5:30 बजे होता है, तो हम तो अपने टाइम से आएंगे। तब तक आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन सोच तो है नहीं वैसा, सोच तो एकदम गया गुजरा है। समझ गए? तो यही होता है जिम्मेदारी को नहीं संभालना और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। जिम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं लेना और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। मतलब जैसे कोई लड़का है, बोल रहा है इतना लेट 1 घंटा, आज जो है इतना सवेरे क्लास खत्म हो गया पहला, दूसरा क्लास में इतना ज्यादा लेट, तो ये हुआ निगेटिव माइंडेड। समझ गए? ये हुआ निगेटिव माइंडेड। वही इस अवधि के दौरान अगर कोई टिश्यू को सब्जेक्टिव पूरा रिवाइज कर लिया, ये हो गया पॉजिटिव माइंडेड। तो 2-3 काम अपने भीतर जरूर विकास कीजिए। एक तो अपनी सोच को जो है ना सकारात्मक बनाइए। समझ गए? और दूसरी बात, थोड़ा जिम्मेदारी आप अपने ऊपर भी उठाइए। थोड़ा जिम्मेदारी अपने ऊपर भी आपको उठाना चाहिए, जो कि आप उठाना नहीं चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है, जो कि बहुत ही अधिक गलत है। समझ गए? तो ये चीज है, यही सोच में डिफरेंस हो जाता है, काम में डिफरेंस हो जाता है। इसी वजह से आप देखते होंगे परीक्षा 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख लोग देता है, लेकिन अंतिम तौर पर सफल कितना होता है?
जितना वैकेंसी है 1275 है तो 1275 होगा, 1270 हो सकता है लेकिन 1276 नहीं हो सकता है, समझ गए। तो यही सब सोच, यही सब काम करने का तौर तरीका सफल और असफल लोगों को अलग करने का काम करता है, समझ गए। तो दो संदेश यहां से हम आपको देना चाह रहे हैं। एक तो थोड़ा जिम्मेवारी आप स्वयं भी अपने ऊपर उठाइए, और दूसरी बात सोच अपना पॉजिटिव रखिए। निगेटिव सोच रख करके आज तक कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया है, लेकिन पॉजिटिव सोच रख करके लोग बहुत कुछ उखाड़ लिया है। तो इसलिए सोच पॉजिटिव होना चाहिए, समझ गए। चलिए अब आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो क्या पढ़ा रहे हैं? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरण हैं। प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन हम समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन में क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण अगर आप देखेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 1907 से लेकर के 1917 प्रथम चरण है ना हो। और एक बात बताइए आप हमको, हम आपको बताए हुए हैं, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल, या कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी में पहली बार फूट वर्ष 1907 में पड़ी थी ना हो। और फिर से कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों एक कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? 1916 का लखनऊ का वार्षिक अधिवेशन हुआ था ना हो। तो देखिए, आप थोड़ा गौर कीजिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण 1907 से 1917, और इस अवधि के दौरान कांग्रेस के गरम दल और नरम दल भी दोनों अलग होकर के काम करते रहे। लेकिन जब वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी के बीच समझौता हो गया, वहीं से प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन की समाप्ति हुई मानी जाती है। वहीं से प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन की समाप्ति हुई मानी जाती है। एक बार फिर से आप इस बात को सुनिएगा। देखिए, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल या उदारवादी और उग्रवादी स्पष्ट तौर पर जो दो भाग में बट गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में, और फिर से कांग्रेस एक हो पाया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और जैसे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस एक हो गया, वैसे ही क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हो गया। और फिर 1917 के बाद आप थोड़ा गौर कीजिए, 1917 में 10 अप्रैल 1917 से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर 1920 की अगर हम लोग बात करें असहयोग आंदोलन, और 1920 से 1922 तक चला असहयोग आंदोलन, और 1922 में चोरी चोरा कांड के वजह से असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। जब 1922 में चोरी चोरा कांड के वजह से असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, जब 1922 में चोरी चोरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया,
तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलनकारियों के बीच एक निराशा का भाव उत्पन्न हो गया और उसी निराशा के भाव के तत्वाधान में ही क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण की उत्पत्ति हुई, जो क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण 1924 से लेकर के 1934 ईस्वी तक जो है आपको चलता रहा। यानी कुल मिलाकर के हम आपको यह बात कहना चाह रहे हैं कि दोबारा क्रांतिकारियों का जो उदय हुआ है, दूसरी बार या दोबारा, दूसरी बार कहिए या दोबारा कहिए, दूसरी बार या दोबारा जो क्रांतिकारियों का उदय हुआ है, उसका जो कारण है, उसका कारण है असहयोग आंदोलन का स्थगन। असहयोग आंदोलन के स्थगन का मतलब असहयोग आंदोलन की समाप्ति। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के वजह से ही दोबारा क्रांतिकारियों की उत्पत्ति जो है आपको हुई, और दोबारा क्रांतिकारियों की जब उत्पत्ति हुई तो द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारियों में नाम आता है भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का, चंद्रशेखर आजाद का। ये सभी द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के नेता हुए। तो विशेष तौर पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से संबंधित चीजें जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब हमने आपको यह बात तो बतला दिया कि द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। अब द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन 1924 से 1934 तक चला है। तो जो द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन 1924 से 1934 तक चला है, 1924 से 1934 तक चला है, इस बीच में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इन सभी बातों की चर्चा ही अभी के सेशन में हम आपके साथ करने जा रहे हैं। अब सुनिए, आपको वर्ष 1924 में कानपुर में क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई गई। वर्ष 1924 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में, 1924 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे उसका संबंध प्रथम चरण से रहा हो या उसका संबंध नहीं रहा हो या वो द्वितीय चरण के क्रांतिकारी हो, तो भारत के सभी क्रांतिकारियों की एक बैठक 1924 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुलाई गई। इस बैठक में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, सचिंद्र सान्याल, ये सभी क्रांतिकारी थे। ये सभी क्रांतिकारी 1924 के कानपुर के बैठक में भाग लिए और 1924 के कानपुर के बैठक में भाग लेने के बाद इन क्रांतिकारियों ने काफी विचार विमर्श किया और इन क्रांतिकारियों ने विचार विमर्श करके फाइनली इस डिसीजन पर पहुंचा कि देश को आजादी अहिंसात्मक आंदोलन से नहीं मिल सकती है, क्योंकि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में अहिंसा की रणनीति को अपनाने का काम किए थे, लेकिन उस असहयोग आंदोलन के माध्यम से भारत को आजादी नहीं मिल पाई, भारत को आजादी नहीं मिल पाई। तो क्रांतिकारियों के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें हिंसा के मार्ग को अपनाना होगा। क्रांतिकारियों का एजेंडा क्लियर था कि अगर हमें आजादी चाहिए तो सिर्फ एक मार्ग है, वह हिंसा का मार्ग है, हिंसा का मार्ग है। और इसी वजह से क्रांतिकारी हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देने का काम किया करता था। उसको पता था कि जब तक अंग्रेजों की हत्याएं भारत में नहीं होंगी, जब तक
हिंसा नहीं होगा तब तक ये अंग्रेज डरने वाले नहीं है, तब तक ये अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले नहीं है। तो क्रांतिकारियों ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि हिंसा के माध्यम से ही देश को आजादी मिल सकती है। यह निर्णय क्रांतिकारियों ने लिया और सभी क्रांतिकारी एकजुट रह सके, सभी क्रांतिकारी एकजुट रह सके। इसको लेकर के सभी क्रांतिकारियों ने यह भी विचार प्रकट किया कि एक संगठन होना चाहिए। क्रांतिकारियों की आपसी एकजुटता के लिए जो है एक संगठन होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। और फिर सचिंद्र सान्याल ने अनेकों क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कानपुर में ही 1924 ईस्वी में, कानपुर में ही 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया। और इस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान सचिंद्र सान्याल का रहा है। सचिन सान्याल को इसमें साथ चंद्रशेखर आजाद ने भी दिया था, रामप्रसाद बिस्मिल ने भी दिया था। सभी लोगों ने मिलकर के 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। और इस संगठन के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने का काम इस संगठन से जुड़े क्रांतिकारी करने लगे। और इस संगठन से मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो मुख्य तौर पर इस संगठन से काफी कम उम्र के भारतीय युवा जुड़े हुए थे, काफी कम उम्र के भारतीय युवा जुड़े हुए थे। जैसे आप मान के चलिए 18 बरस, 20 बरस, 22 बरस, 24 बरस, इस उम्र के युवा HRA से जुड़े। और इस संगठन के पास आर्थिक संसाधन की कमी थी, रुपया पैसा की कमी थी और क्रांति लाने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता थी क्रांति लाने के लिए। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों को पता चला कि ब्रिटिश सरकार का खजाना सहारनपुर से लखनऊ जाने वाला है, ब्रिटिश सरकार का खजाना सहारनपुर से लखनऊ जाने वाला है। तो HRA के सदस्यों ने एक प्लान तैयार किया और उस प्लान का लक्ष्य यह था कि ब्रिटिश सरकार की खजाना जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही है, बीच में ही किसी स्टेशन पर इस खजाना को लूट लिया जाए, बीच में ही किसी स्टेशन पर इस खजाना को लूट लिया जाए। और आपको जो ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, मालगाड़ी थी 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन उसका नाम था। वह सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था सरकारी खजाना को लेकर के। तो HRA के सदस्यों ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने उस सरकारी खजाना को 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक पुलिस स्टेशन पर लूटने का काम किया। काकोरी नामक पुलिस स्टेशन पर 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को लूटने का काम किया। यही घटना इतिहास में कहलाता है काकोरी कांड। काकोरी कांड मतलब जो काकोरी कांड नामक घटना है, यह घटना अगर देखा जाए तो यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुआ है। यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुआ है और इस घटना को अंजाम दिया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्यों के द्वारा। इस घटना के बाद इस घटना को लेकर केस चलाया गया, जिस केस को इतिहास में कहा जाता है काकोरी षड्यंत्र केस।
काकोरी षड्यंत्र केस। और जब काकोरी षड्यंत्र केस चलने प्रारंभ हुए, जब काकोरी षड्यंत्र केस चलने प्रारंभ हुए, तो इस घटना को जिन भी क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था सभी का नाम खुलकर सामने आने लगा। और जब सभी क्रांतिकारियों का नाम सामने आने लगा तो पता चला कि ये सभी क्रांतिकारी एक ही क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ है, और ये सभी क्रांतिकारी जिस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ है उसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहला काम यह किया, इस संगठन को बैन कर दिया, इस संगठन को अवैध घोषित कर दिया, इस संगठन को अवैध घोषित कर दिया, एचआरए को अवैध घोषित कर दिया। और काकोरी कांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारियों में 17 क्रांतिकारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 4 क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई, 4 क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई। और आप इस बात को जानिए, धोखा जो होता है ना अपनों से मिलता है, धोखा कोई गैर नहीं देता है। अरे महाराज, कोई गैर आपको जानता ही नहीं है तो वो आपको धोखा कहां से देगा महाराज? धोखा आपको अपनों से मिलेगा, तो इसलिए बच के रहना है आपको अपनों से, गैरों से बचकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अजय देवगन का एक मूवी है, दिल जले है या दिल वाले है, इससे कुछ है, दिल जले, डायलॉग तो आप समझ ही गए हो क्या था। हाँ, हमें तो अपनों ने लूटा, बाद बाकी तो समझ ही गए होंगे, समझे। तो यहां पर हम ये बात काहे बोले हैं जानते हैं? देखिए, जितने भी क्रांतिकारी हुए, जितने भी क्रांतिकारी हुए, जितने भी क्रांतिकारी हुए, जिसको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया उसका मुखबिरी, उसके खिलाफ गवाही किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं दिया, बल्कि उसके खिलाफ गवाही भारतीयों ने दिया है, भारतीयों ने दिया है। चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो या काकोरी कांड से जुड़े क्रांतिकारी हो, सभी के खिलाफ गवाही भारतीयों ने ही दिया है। भगत सिंह के खिलाफ मुखबिरी फणींद्र नाथ घोष ने किया, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मुखबिरी वीरभद्र तिवारी ने किया, और फिर काकोरी कांड को अंजाम देने वाले जो क्रांतिकारी थे उनके विरोध में सरकारी वकील के तौर पर काम भारत के एक वकील ने किया था, भारत के एक वकील ने किया था जो मूल तौर पर भारतीय था, जो मूल तौर पर भारतीय था। और एक बात आप जानिए, जब किसी भी क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई जाती थी तो उसका विरोध गांधी जी और कांग्रेस जरूर करता था, उसका विरोध गांधी जी और कांग्रेस जरूर करता था। क्योंकि देखिए, कांग्रेस और गांधी जी का जो नीति था ना वो अहिंसा पर आधारित था, अहिंसा। हिंसा में ना गांधी जी विश्वास करते थे, हिंसा में ना कांग्रेस विश्वास करता था, हिंसा में ना गांधी जी विश्वास करते थे और हिंसा में ना ही कांग्रेस विश्वास करता था। और अगर फांसी की सजा दी जा रही है मतलब वह एक प्रकार का हिंसा है, फांसी की सजा अगर दी जा रही है तो वह एक प्रकार का हिंसा है। किसी भी क्रांतिकारी को अगर फांसी दिया गया तो कांग्रेस ने उसका बचाव किया, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बचाव नहीं किया है, कांग्रेस बचाव किया है। और काकोरी कांड को अंजाम देने वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों को बचाने हेतु कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के उस समय के सबसे चर्चित नेता
गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक बचाव समिति का गठन किया, एक बचाव समिति का गठन किया, एक बचाव समिति का गठन किया। और उस बचाव समिति ने काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने हेतु न्यायालय में वकालत करने का काम किया, लेकिन दलील देने के बावजूद भी काकोरी कांड के अभियुक्तों को गोविंद बल्लभ पंत बचाने में असफल हो गए और काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र केस में सरकारी वकील के तौर पर काम पंडित जगत नारायण मुल्ला ने किया था, पंडित जगत नारायण मुल्ला ने किया था। जहां एक तरफ गोविंद बल्लभ पंत काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, वहीं पंडित जगत नारायण मुल्ला काकोरी कांड के अभियुक्तों को फंसाने का काम कर रहा था। और पंडित जगत नारायण मुल्ला भी भारतीय मूल के ही थे। तो मतलब जो है, आपको अंततः अगर देखा जाए तो काकोरी कांड के अभियुक्तों को कड़ी सजा दी गई, 17 को आजीवन कारावास और 4 को फांसी। और काकोरी कांड में जो 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा दी गई थी, उसमें नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। ये 4 क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। और इन चारों क्रांतिकारी को फांसी की सजा वर्ष 1927 में हुई है। वर्ष 1927, 1927, वर्ष 1927 में चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई है। चारों क्रांतिकारियों को जो फांसी की सजा वर्ष 1927 में दी गई है, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी पर लटकाया गया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है गोरखपुर, है उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, जिसको आज अयोध्या कहा जाता है। फैजाबाद को ही आज अयोध्या कहा जा रहा है। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी की सजा दी गई। फिर आपको रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी की सजा दी गई। और फिर आपको राजेंद्र लाहिरी को गोंडा जेल में फांसी की सजा दी गई। गोंडा भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सब शहर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो इस प्रकार इन चारों क्रांतिकारियों को काकोरी कांड में फांसी की सजा दी गई। और साथ ही साथ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया। और एक बात आप और जानिए, यहां पर काकोरी कांड को अंजाम देने में चंद्रशेखर आजाद का भी बहुत बड़ा योगदान था। चंद्रशेखर आजाद भी थे काकोरी कांड को अंजाम देने में, लेकिन फरार हो गए वो। चंद्रशेखर आजाद की विशेषता क्या थी जानते हैं? हमेशा अपना वेशभूषा बदलते रहते थे, हमेशा अपना वेशभूषा बदलते रहते थे। और उनका लक्ष्य था कभी अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़ना है, और गुप्त तरीका से घटनाओं को अंजाम देना है, हिंसा के माध्यम से अंग्रेजों को डराना है और अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है, अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है। यह लक्ष्य था चंद्रशेखर आजाद का। और आजीवन चंद्रशेखर आजाद कभी भी अंग्रेजों के हाथ हत्थे नहीं चढ़े, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 1927 जाते जाते, वर्ष 1927 जाते जाते HRA खत्म हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन खत्म हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या हो गया? खत्म हो गया। और इससे जुड़े हुए थे चंद्रशेखर आजाद भी। चंद्रशेखर आजाद
ने यह महसूस किया कि एचआरए जैसा ही कोई दूसरा संगठन होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, छबील दास, ये सभी मिलकर एचआरए के स्थान पर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में वर्ष 1928 ईस्वी में एचएसआरए का गठन किया। एचएसआरए का गठन किया मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो जब एचआरए नामक संगठन खत्म हो गया तो इसके बाद एचआरए के स्थान पर ही दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में वर्ष 1928 में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में वर्ष 1928 में एचएसआरए का गठन, एचएसआरए का गठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर किया। देखिए, एचएसआरए का अगर संस्थापक पूछा जाए, प्रयास कीजिए चंद्रशेखर आजाद के साथ जाने का, लेकिन अगर ऑप्शन में चंद्रशेखर आजाद ना हो तब उस कंडीशन में आपको भगत सिंह के साथ जाना है, उस कंडीशन में। लेकिन अगर दोनों हो ऑप्शन में तो उस कंडीशन में भी चंद्रशेखर आजाद के साथ जाइए, क्योंकि इस संगठन का जो कंसेप्ट था वह एचआरए वाला ही था और एचआरए से चंद्रशेखर आजाद जुड़े हुए थे और चंद्रशेखर आजाद ने इस संगठन की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया। तो इसलिए प्रयास यह करना है, जब इस संगठन का स्थापना पूछा जाए कि इस संगठन के संस्थापक कौन है, तो आपको प्रयास यह करना है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जाना है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ना हो तो उस कंडीशन में भगत सिंह के साथ आप जाइए। और देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इस संगठन की स्थापना होने के बाद इस संगठन के कई लक्ष्य थे। इस संगठन का एक लक्ष्य था भारत में समाजवादी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करना। इस संगठन का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस संगठन की स्थापना का लक्ष्य था भारत में समाजवादी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव रखना। और दूसरा, इस संगठन का उद्देश्य था हिंसा के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से बाहर करना। कहे कि अहिंसात्मक आंदोलन से कुछ होने वाला है नहीं, तो हिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से भारत से अंग्रेजों को बाहर करना इस संगठन का दूसरा उद्देश्य था। और भी कई सारे उद्देश्य थे इस संगठन के। अब वर्ष 1928 देखिए, वर्ष 1928 में क्या क्या हुआ। एक तो पहली बात यह है, वर्ष 1928 में जो है ना, साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ था। तो जो साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ था, जो साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ था, साइमन कमीशन आयोग में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, जिस वजह से साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध किया जा रहा था। और साइमन कमीशन आयोग का जो पूरे भारतवर्ष में विरोध किया जा रहा था, उस विरोध का सबसे प्रमुख केंद्र बना था लाहौर। और लाहौर में विरोध का नेतृत्व किए थे लाला लाजपत राय। तो साइमन कमीशन आयोग का विरोध लाहौर में जो लाला लाजपत राय कर रहे थे, इसी को लेकर लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज किया गया और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। और लाला लाजपत राय को भगत सिंह ही नहीं बल्कि पंजाब के जितने भी क्रांतिकारी थे,
सभी क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को अपना आदर्श माना करते थे। सभी क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को अपना आदर्श माना करते थे, अपना आदर्श माना करते थे। तो लाला लाजपत राय की हत्या अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले लाठीचार्ज की वजह से हो गई। अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले लाठीचार्ज की वजह से जो है आपको लाला लाजपत राय की हत्या हो गई। तो भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के युवा क्रांतिकारियों ने यह निर्णय लिया कि लाला लाजपत राय की हत्या के लिए जो लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स जिम्मेवार है, उसका काम खत्म कर देना है। मतलब उसकी हत्या कर देनी है, उसको मार देना है। ऐसा निर्णय पंजाब के युवा क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के नेतृत्व में लिया और यह निर्णय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बैनर तले लिया गया था। मतलब इस संगठन ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन ने यह निर्णय लिया। भगत सिंह और पंजाब के युवा क्रांतिकारी तो निर्णय लिए ही, उन लोगों के अलावे HSRA ने भी यह निर्णय लिया कि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेना है। और HSRA नामक संगठन के द्वारा जिस घटना को सर्वप्रथम अंजाम दिया गया है, वह घटना यही है कि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का काम HSRA के सदस्यों ने ही किया था। और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला सॉन्डर्स की हत्या करके किया गया था। तो अब देखिए यहां पर जो है थोड़ा सा हम आपको भगत सिंह के विषय में बतलाना चाहते हैं। थोड़ा सा आप यहां पर भगत सिंह को जानिए, फिर सॉन्डर्स की हत्या को भी हम लोग जानेंगे। भगत सिंह को जानते हुए ही सॉन्डर्स की हत्या को भी हम लोग यहां पर जान लेंगे। समझ गए? देखिए पंजाब दो पंजाब है, एक पंजाब भारत में है और एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। एक पंजाब भारत में है और एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। और भगत सिंह का जन्म वर्ष आपको याद रखना है और भगत सिंह के द्वारा जिन भी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उन घटनाओं को भी याद रखना है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगत सिंह ने किस घटना को कितना उम्र में अंजाम दिया, इस प्रकार के प्रश्न BPSC जैसे परीक्षा में देखने को मिले हैं। मतलब भगत सिंह जो है एक बार दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, तो BPSC पूछा था कि जब भगत सिंह दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे तो भगत सिंह का उम्र कितना वर्ष था। तो अब आप हमको ये बात बतलाइए कि भगत सिंह का आप जन्म वर्ष जानिएगा तभी ना पता कर पाइएगा, और साथ ही साथ भगत सिंह ने घटना को अंजाम कब दिया, अगर आप ये भी बात जानिएगा तभी जाकर के आप इस प्रकार के प्रश्नों को डील कर पाएंगे। अगर आप ये सब बात नहीं जानेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप डील नहीं कर पाएंगे। तो अब भगत सिंह की अगर हम लोग बात करें तो भगत सिंह का जन्म जहां हुआ था ना, वह वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में एक प्रांत था पंजाब प्रांत में एक जिला है लायलपुर, और लायलपुर जिला में एक गांव है बंगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लायलपुर जिला के बंगा में 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ। 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह के चाचा और भगत सिंह के बाबा या दादा ये सब क्रांतिकारी ही हुआ करते थे, और ये सब देश की आजादी के लिए लड़ाई में
शुरू से ही पार्टिसिपेट थे। तो एक तो देशभक्त फैमिली में भगत सिंह का जन्म हुआ, तो उनके खून में ही देशभक्ति था, उनके खून में देशभक्ति था। भगत सिंह के विषय में कहा जाता है कि जब उनका उम्र मात्र 12 वर्ष था, 1907 में जन्म हुआ, 27 सितंबर 1907, 27 सितंबर 1907 को जन्म हुआ है, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। तो कितना उम्र रहा होगा, थोड़ा सोच के देखिए, कितना उम्र रहा होगा? 12 बरस। मात्र 12 बरस के उम्र में जब भगत सिंह थे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और इस घटना का भगत सिंह के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है। चाहे भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद हो, दोनों के जीवन पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक प्रभाव पड़ा है। और देखिए, आप इस बात को भी जानिए, द्वितीय चरण का जो क्रांतिकारी आंदोलन था, द्वितीय चरण का जो क्रांतिकारी आंदोलन था, उसमें सबसे ज्यादा क्रांतिकारी अगर निकलकर सामने आया है तो वह पंजाब प्रांत था, पंजाब प्रांत था। और पंजाब प्रांत से ही सबसे ज्यादा क्रांतिकारी निकल करके सामने इसलिए आए क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब प्रांत में हुआ था। निर्दोष लोग पंजाब प्रांत में मारे गए थे। तो पंजाब के युवाओं में अंग्रेजों को लेकर के एक अलग भाव था। मतलब उन लोगों का मानना था मार देना है, काट देना है, जला देना है, उखाड़ देना है, समझ गए? इस प्रकार का विचार था पंजाब के युवाओं के मन में अंग्रेजों को लेकर के। तो भगत सिंह के ऊपर जलियांवाला बाग हत्याकांड का तो प्रभाव था ही। इसके बाद गांधी जी जब असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किए, तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भगत सिंह काफी प्रभावित हुए, और भगत सिंह के मन में यह विचार आने लगा कि अहिंसा 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 सही मार्ग है, अहिंसा सही मार्ग है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह का भी हृदय परिवर्तित हुआ है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्हें लगा हिंसा सही मार्ग है, लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो भगत सिंह को लगा नहीं, अहिंसा ही सर्वोत्तम मार्ग है। लेकिन जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए और अहिंसा के बल पर देश आजाद नहीं हो पाया, तो भगत सिंह महात्मा गांधी का विरोध भी किए, भगत सिंह महात्मा गांधी का विरोध भी किए। और फिर भगत सिंह के मन में यह बैठ गया कि अहिंसा से कुछ होना जानी नहीं है। और एक बात आप जानिए, भगत सिंह का जब नाम आता है तो सामान्य तौर पर हम लोगों के मन में गोली बंदूक आता है, लेकिन देखिए, मजबूरी बस भगत सिंह को गोली बंदूक उठाना पड़ा, नहीं तो भगत सिंह कलम से क्रांति लाने के पक्षधर थे। भगत सिंह की अगर आप बात करेंगे तो भगत सिंह इस बात के पक्षधर थे कि कलम से क्रांति हमें लाना है, कलम से क्रांति हमें लाना है, इस बात के पक्षधर थे भगत सिंह। लेकिन परिस्थितियां, समय भगत सिंह को गोली बंदूक उठाने पर मजबूर किया। तो भगत सिंह विशेष तौर पर समाजवादी नेताओं से, समाजवादी विचारकों से, यानी वैसे विचारक, वैसे दार्शनिक जैसे कार्ल मार्क्स, मेजिनी, इन सभी से भगत सिंह काफी प्रभावित थे। और भगत सिंह मेजिनी से प्रभावित होकर ही, जिस प्रकार मेजिनी ने 1831 ईस्वी में इटली में यंग इटली नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया,
उसी से प्रभावित होकर के भगत सिंह ने मेजनी के यंग इटली के तौर पर 1926 ईस्वी में नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। आपके बिहार एसआई परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नौजवान सभा की स्थापना कब हुई है? संभवतः यही पूछा गया है। तो जो नौजवान सभा है, नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा किया गया है। भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना की गई है। भगत सिंह का अपना एक संगठन नौजवान सभा भी था और भगत सिंह एचएसआरए से भी जुड़े। भगत सिंह जब एचएसआरए से जुड़े हुए थे तो एचएसआरए नामक संगठन ने भगत सिंह को ही यह जिम्मेदारी दिया कि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेना है। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और जयगोपाल, ये सभी क्रांतिकारी थे जिसका संबंध था एचएसआरए से। लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स का घेराबंदी इन क्रांतिकारियों ने किया। जयगोपाल के विषय में कहा जाता है कि उनका काम था, जयगोपाल साइकिल से था और साइकिल जो है जयगोपाल इस मुद्रा में साइकिल के आसपास था कि यानी लोगों को देख करके यह लगे कि उसका साइकिल खराब हो गया है। और जयगोपाल को यह सूचना देना था कि लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स आ रहे हैं, मतलब उनका आगमन होने वाला है, यह सूचना जयगोपाल को देना था। जयगोपाल सूचना दिया कि आ रहा है। जयगोपाल के सूचना पर राजगुरु और भगत सिंह दोनों एक्टिव हो गए और पहला गोली चलाया राजगुरु पहला गोली चलाया और राजगुरु सॉन्डर्स के माथे पर पहला गोली मारा और उससे सॉन्डर्स जो है, रुकिए ना, हल्ला मत कीजिए, उससे जो है सॉन्डर्स गिर पड़ा। और सॉन्डर्स पुलिस कप्तान था लाहौर का, तो उनके साथ बॉडीगार्ड भी था। तो उनके साथ जो बॉडीगार्ड था ना, 2 बॉडीगार्ड था कहा जाता है, दोनों को चंद्रशेखर आजाद अकेले संभाल लेता, समझ गए। तो जयगोपाल सूचना दिया। घटना है 17 दिसंबर 1928 का। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की हत्या हुई। उसके ठीक 1 महीना बाद 17 दिसंबर 1928 की घटना है। सभी क्रांतिकारी सॉन्डर्स की हत्या का प्लान किया और उस प्लान को लागू भी कर दिया और प्लान के तहत सब चीज हुआ। एक तो बॉडीगार्ड को चंद्रशेखर आजाद ने संभाला, जयगोपाल सूचना दिया, पहला गोली राजगुरु मारा और उसके बाद कहा जाता है कि भगत सिंह के पिस्टल में 6 गोली था, 6 का 6 गोली सॉन्डर्स के छाती में जो है भगत सिंह उतार दिया। और फिर सभी क्रांतिकारी नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सभी नारा लगाया और नारा लगाते हुए वहां से भागने में भी सफल हो गए। वहां से भागने में भी ये लोग सफल हो गए। इस प्रकार सॉन्डर्स की हत्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन से जुड़े क्रांतिकारियों के द्वारा कर दी गई। और इसके बाद तो समझिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों के पीछे अंग्रेजी पुलिस पूरी तरीका से पीछे ही पड़ गया। लेकिन इस संगठन से जुड़े क्रांतिकारी भी इतने तेज तरार थे कि अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़ता था, वेशभूषा बदल लेता था, यात्रा करता था
कभी पंजाब में है तो कभी ओडिशा आ जाता था, कभी तमिलनाडु चले जाता था, कभी कश्मीर चले जाता था, इस संगठन से जुड़े क्रांतिकारी। एक बार तो भगत सिंह को यात्रा करना था, तो सुखदेव या राजगुरु की पत्नी भगत सिंह की पत्नी बनकर के यात्रा की थी, समझ गए? तो ये सब भी कम तेज थोड़े था, बहुत तेज थे ये सब, समझ गए? तो ये चीज है। और एक बात आप और जानिए कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंका। दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंका। देखिए, खाली बेंच पर बम फेंक करके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यह संदेश देना चाहते थे कि जो अंग्रेजी सरकार बहरी हो चुकी है, उस बहरी अंग्रेजी सरकार की कानों तक आवाज पहुंचाने का यही मार्ग है। और अगर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते, भाग जाते, भागने में सफल हो जाते, लेकिन दोनों ने गिरफ्तारी दी। और भगत सिंह को लग रहा था कि हमें जब गिरफ्तार किया जाएगा, मीडिया के सामने लाया जाएगा, और जब मीडिया के सामने लाया जाएगा तो हम अपना वक्तव्य देंगे कि हम चाहते क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगत सिंह को गिरफ्तार कर लाहौर के जेल में बंद कर दिया गया। और भगत सिंह ही नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार की पुलिस, HSRA संगठन से जुड़े क्रांतिकारियों को खोज करके गिरफ्तार किया और सबको एक तरफ से जेल में बंद कर दिया गया। और भगत सिंह के ऊपर सॉन्डर्स की हत्या का केस चलाया गया। भगत सिंह के ऊपर सॉन्डर्स की हत्या का केस चलाया गया, क्योंकि देखिए, जो भगत सिंह ने दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, उस बम कांड में तो कोई घायल नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। तो उस एवज में अगर उन पर केस चलता, मुश्किल से 6 महीना, साल भर, 2 साल का सजा मिलता। लेकिन भगत सिंह के ऊपर आईपीसी की धारा 302 के तहत लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की हत्या का केस चलाया गया। लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की हत्या का केस चलाया गया। और सॉन्डर्स की हत्या का केस जो भगत सिंह और HSRA से जुड़े क्रांतिकारियों के ऊपर चलाया गया है, उसी केस को इतिहास में कहा जाता है लाहौर षड्यंत्र केस। और जब भगत सिंह जेल में बंद थे, कई कांग्रेसी उनसे जाकर के मिले। गांधी जी भी रिक्वेस्ट किए कि आप माफीनामा लिखिए। और देखिए, गांधी जी के ऊपर एक आरोप लगता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। गांधी जी बचाने का प्रयास किए। जैसे क्या होता है, एक चीज सुनिए, जैसे क्या होता है हम आपको समझा रहे, फिर टॉपिक पे आएंगे। जैसे कभी जो है हमारे व्हाट्सएप पे एक पिक आया हुआ था, उसमें जो है कोई व्यक्ति था, वो कुआं में डूबा हुआ है और उसका दोस्त जो है हाथ दे रहा है, बगल में सीढ़ी भी है। तो ये जो पिक है, ये जो पिक्चर है, ये जो फोटो है, क्या संदेश देता है? मतलब पिक्चर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक फोटो है, उस फोटो में कुआं को दिखाया गया है, सीढ़ी को भी दिखाया गया है और 2 दोस्त को भी दिखाया गया है। एक दोस्त कुआं में डूब रहा है, दूसरा दोस्त ऊपर से उसको हाथ दे करके निकालने का प्रयास कर रहा है, और बगल में सीढ़ी भी है, जिस सीढ़ी के जरिए वो डूब रहा व्यक्ति अंदर से बाहर निकल सकता है। लेकिन फिर भी उसका दोस्त
सीढ़ी नहीं लगा रहा है, बल्कि अपना हाथ दे रहा है और उसका हाथ जो है नीचे तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये फोटो क्या संदेश देता है? अरे ये तो साधारण फोटो है महाराज। मतलब ये फोटो जो है ना, यह संदेश देता है कि हम आपको मदद कर रहे हैं, लेकिन हम आपको मदद नहीं कर रहे हैं। हम आपको मदद कर रहे हैं, लेकिन हम आपको मदद नहीं कर रहे हैं। यह संदेश देता है। नहीं समझे जी? हे भगवान, आप लोग का तो एकदम कॉमन सेंस नीलवटे सन्नाटा है। समझ गए? मुसल्लमपुर हाट में पीछे में जाइएगा ना, पीछे में मंडी के पीछे में, वहां पर एगो टिकिया लिट्टी मिलता है। 1 रुपए पहले देता था जब हम खाते थे जाकर के वहां। अब कैसे देता है हमको नहीं पता है। अभी 1 रुपए देता है। 15 का 10, 1.5 रुपए हो गया। ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं किया है। उसी के बगल में कॉमन सेंस का एगो दुकान है। 10 रुपए किलो मिलता है कॉमन सेंस, खरीद लीजिएगा महाराज। चलिए अब आगे आइए। तो वही वाला बात था गांधी जी को भगत सिंह को बचाने में। समझ गए? देखिए बात क्या था पता है, गांधी जी भी मजबूर थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के पुजारी थे। क्या वे हिंसा का समर्थन कर सकते थे? नहीं। यही जो गांधी जी का नीति था ना, यही जो गांधी जी का नीति था, अहिंसा अहिंसा अहिंसा। लेकिन कभी कभी नीति और सिद्धांत को मार के भी मदद करना चाहिए। समझ? कभी कभी, हर सिचुएशन में नहीं, लेकिन कभी कभी जरूर करना चाहिए। तो अब आप समझिएगा, गांधी जी उन्नीस 1930-31 के समय के वायसराय इरविन के समक्ष यह प्रस्ताव रखे कि ठीक है, भगत सिंह ने सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या किया है, लेकिन आप भी तो उसको फांसी पर लटका रहे हैं, आप भी तो हिंसा कर रहे हैं, तो हिंसा आपको नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने इरविन को कहा, ज्यादा से ज्यादा आप उसको आजीवन कारावास दे दीजिए, फांसी मत दीजिए, कुछ साल जेल में रहने दीजिए, कुछ साल जेल की सजा दे दीजिए। गांधी जी ने इरविन को कहा। तो इरविन भी समझता था। इरविन ने गांधी जी को कहा कि आप उसको कहिए ब्रिटिश सरकार के नाम से वो माफीनामा लिखे। भगत सिंह ब्रिटिश सरकार के नाम से माफीनामा लिखे। तो भगत सिंह तक सूचना पहुंचाया गया कि माफीनामा लिख दीजिए। भगत सिंह माफीनामा लिखने को तैयार नहीं हुए और कहे नहीं, हम माफीनामा नहीं लिखेंगे। फिर उनके ऊपर जो है, उनके परिवारजनों के द्वारा, भगत सिंह के परिवारजनों के द्वारा उनके ऊपर जो है माफीनामा लिखने को लेकर दबाव बनाया गया। उनके भाई ने, उनके पिता ने, सभी लोगों ने दबाव बनाया, माफीनामा लिखिए। लेकिन भगत सिंह माफीनामा लिखने को तैयार नहीं हुए और अंततः तैयार भी हुए तो भगत सिंह ने माफीनामा लिखा भी। लेकिन भगत सिंह ने माफीनामा में यह लिखा कि अगर ब्रिटिश सरकार को लगता है कि हमने अपने साथियों के साथ मिलकर बीच चौराहे पर सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या की है और अंग्रेजी सरकार अगर हमें सजा देना चाहती है, तो हमें भी लाहौर के बीच चौराहे पर खड़ा करके सामने से हमारे छाती पे गोली मार दे। भगत सिंह अपनी माफीनामा में यह लिखे। देखिए कैसे क्रांतिकारी थे। माफीनामा लिखे भी और कहे कि अगर अंग्रेजी सरकार को लगता है कि लाहौर के बीच चौराहे पर हमने सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या की है, तो हमें भी लाहौर के बीच चौराहे पर
हमारी गोली मारकर हत्या ब्रिटिश सरकार कर दी, लेकिन अंग्रेजों में उतना कुव्वत नहीं था। क्योंकि देखिए, भगत सिंह को फांसी पड़ना था 24 मार्च 1931 को, लेकिन भगत सिंह को फांसी पड़ गया 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी पड़ना था 24 मार्च 1931 को, लेकिन भगत सिंह को फांसी पड़ गया 23 मार्च 1931 को, एक दिन पहले फांसी पड़ गया। इसके पीछे रीजन था, रीजन यह था, भगत सिंह विशेष तौर पर पंजाब में बहुत लोकप्रिय थे, बहुत ही अधिक लोकप्रिय थे। पंजाब में लोग गांधी जी को नहीं चाहता था, पंजाब के लोगों को गांधी जी से कोई लेना देना नहीं था। पंजाब के लोगों को लेना देना था भगत सिंह से, पंजाब के लोगों को लेना देना था लाला लाजपत राय से। तो गांधी जी भी, देखिए गांधी जी के विषय में कहा जाता है कि गांधी जी जब 50-55 के उम्र में हुए तब लोग उनको जाना। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उम्र क्या था? 46 बरस। कितना बरस? और आए 1915 में। और 1920 में जब असहयोग आंदोलन किए ना, तब राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लोग गांधी जी से अवगत हुए। तो 46 + 5 51, मतलब 50, 51, 55 बरस के उम्र में गांधी जी को भारत के लोग जानने लगे थे। गांधी जी जितने अधिक लोकप्रिय 50-55 बरस के उम्र में हुए थे, भगत सिंह उतने अधिक लोकप्रिय मात्र 18-19 बरस के उम्र में हो गया था। मात्र 18-19 बरस के उम्र में भगत सिंह उतने अधिक लोकप्रिय हो गए। और देखिए, कोई भी राजनेता, भले गांधी जी पूजनीय है वो अलग बात है, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है वो अलग बात है, लेकिन राजनीति में दांव पेच चलता है, राजनीति में दांव पेच चलता है। राजनीति के कारण, अपनी कूटनीति के कारण गांधी जी के मन में, जैसे एक बात आप जानिए, ज्वेलेसी ह्यूमन का एक प्रकार से कहिए तो नेचुरल गुण है, नेचुरल गुण है। अगर कोई आपका पड़ोसी आपसे आगे बढ़ेगा तो आप में ज्वेलेसी का भाव आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। अगर आप ही के साथ काम करने वाला लोग आपसे ज्यादा लोकप्रिय है तो आप में उसके प्रति ज्वेलेसी का भाव निश्चित तौर पर आएगा। मान लिया जाए कि आपका भाई, आपका चचेरा भाई, आपका कोई भी रिलेटिव कुछ बन गया, आप भी पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ, तो क्या आपके मन में ज्वेलेसी का भाव नहीं आता? एकदम आता है, एकदम आता है। अगर आप कह रहे हैं नहीं आता है तो मतलब आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे हम भी अपने जीवन को महसूस किए हैं ना जी, जीवन जिए हैं ना, ऐसा थोड़े जीवन नहीं जिए हैं, समझ गए? तो ये ज्वेलेसी का बहुत स्वाभाविक है। तो गांधी जी के मन में ऐसा हमको लगता है, ऐसा हमको लगता है। और भगत सिंह को मानने वाले कुछ इतिहासकार इस बात का विवरण दिए हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं, ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। हम जो भी बोलते हैं किसी ना किसी बुक के आधार पर ही बोलते हैं, हमारा अपना कुछ नहीं होता है, बुक पढ़ के ही हम आपको बताते हैं। भगत सिंह को मानने वाले इतिहासकार, भगत सिंह की विचारधारा से प्रभावित इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि गांधी जी को थोड़ा भगत सिंह से टिस था, अलग प्रकार का। मतलब जो है, हम इतना बेलना बेले तब हम जाकर के इतना लोकप्रिय हुए, 18-19 बरस में इतना लोकप्रिय हो गया। तो मतलब वही सीढ़ी कुआं वाला बात है, मतलब हम आपको बचा रहे हैं लेकिन हम आपको बचाएंगे नहीं। और सबको पता था ये बात कि भगत सिंह उस विचारधारा के हैं, वो माफीनामा लिखने वाला नहीं है, माफीनामा लिखने वाला नहीं है। सबको पता था ये बात, इरविन को भी पता था ये बात, वो कभी माफीनामा नहीं लिखेगा। अगर इरविन को लगता कि वो माफीनामा लिखेगा तो इरविन कभी नहीं कहता कि भगत सिंह को कहिए माफीनामा लिखने के लिए।
तो पंजाब के क्षेत्र में भगत सिंह की लोकप्रियता इतनी थी, भगत सिंह के विचार से लोग इतने प्रभावित थे कि एक दिन पहले उन्हें फांसी पर लटकाया गया। और बताइए कि एक दिन पहले उन्हें फांसी पर लटकाया गया और भगत सिंह जो अपनी माफीनामा में यह लिखे कि अगर है क्षमता ब्रिटिश प्रशासन को तो लाहौर के बीच चौराहे पर हमें गोली मार दे। पॉसिबल था? नहीं था पॉसिबल। लाहौर में आग लग जाता, आग लग जाता लाहौर में। और जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, लाहौर पूरा तनावग्रस्त था और 23 मार्च 1931 को ही लग रहा था कि पंजाब के युवा क्रांतिकारी कहीं लाहौर के जेल को तोड़ करके सबको स्वतंत्र न करवा ले, सबको आजाद न करवा ले। मतलब इतना तनावग्रस्त माहौल था। और उस समय कहिए जैसे चुनाव होता है, जहां पर चुनाव होता है सब फोर्स को वहां भेज दिया जाता है। जैसे डाक बंगला चौराहा पर हड़ताल करना है तो सब फोर्स को वहां भेज दिया जाता है, किया जाता है। उस समय की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत मैक्सिमम फोर्स पंजाब में तैनात था कि कोई भी अनहोनी ना हो, कोई भी दुर्घटना ना हो। और भगत सिंह के साथ साथ उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में ही 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। और भगत सिंह के साथ काम करने वाले बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त के विषय में थोड़ा आप जानिए। बटुकेश्वर दत्त की इच्छा थी कि हम भगत सिंह के साथ फांसी लटकाएंगे। और जब बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह के साथ फांसी की सजा नहीं मिली, इससे बटुकेश्वर दत्त बहुत नाराज हो गए। एक प्रकार से कहिए बटुकेश्वर दत्त डिप्रेशन में चले गए। मतलब भगत सिंह के विचार को आप समझिए। यहां पर हम आपको यह बात बतलाना चाह रहे हैं कि भगत सिंह का विचार ऐसा था कि लोग उनके साथ मरने के लिए तैयार थे। उनके साथ फांसी के फंदा पर बटुकेश्वर दत्त को लटकाया जाए, ऐसी इच्छा थी बटुकेश्वर दत्त की। लेकिन जब बटुकेश्वर दत्त की यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो बटुकेश्वर दत्त ने यह कहा, हमारे मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार भगत सिंह के बगल में किया जाए, हमारा अंतिम संस्कार भगत सिंह के बगल में किया जाए। तो आप सोचिए कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी हुए, हमारे देश में एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी हुए हैं। आजादी के पहले, आजादी के बाद बताइए 10 गो बढ़िया नेता का नाम, 10 गो 1947 से लेकर आज तक 10 भी नहीं आप बता पाइएगा। लेकिन आजादी से पहले अगर आपसे पूछा जाए एकदम में आप कम से कम 15-20 बताइएगा। समझ गए? तो ये चीज है। आगे जो है क्रांतिकारी आंदोलन और भी है, क्रांतिकारी आंदोलन को हम खत्म नहीं किए हैं, और भी जानना है क्रांतिकारी आंदोलन को। बात क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत? आज याद नहीं करवाएंगे, जब क्रांतिकारी आंदोलन खत्म करेंगे तो पूरा याद करवा देंगे। समझ गए? और एक आध गो पॉइंट भी लिखवाना है। अब छुट्टी देना पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट में मार हो जाएगा। समझे? है रुकिए होमवर्क क्या दिए थे? गांधी युग, गांधी युग, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। अगला होमवर्क सुनिए तो, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है ना? जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। और एक सूचना, कल ईद है। ठीक है? देखिए हिंदुओं का तो बहुत बड़ा बड़ा पर्व है, होली है, दिवाली है, छठ है। इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा पर्व संभवतः ईद को माना जाता है। समझ गए? तो ईद के शुभ अवसर पर जो है सिर्फ कल भर आपको छुट्टी है। ए हीरोइन,
ठीक है ठीक है, जाइए जाइए जाइए। कहाँ से आते हैं आप? पटना सिटी से, ठीक है ठीक है, जाइए। ट्रेन है बेचारी का, जाएगी। चलिए, होमवर्क देना दिए हैं। और कल क्या है? ईद, और इसलिए कल क्या है? छुट्टी। फिर परसों से अपने टाइम से क्लास होगा। सिर्फ एक दिन, ईद का सिर्फ एक दिन का छुट्टी है, कल भर। कल छुट्टी देना जरूरी है, समझ गए? नहीं तो सब लोग सवाल खड़ा करने लगता है, होली में छुट्टी ईद में नहीं, समझे? इस प्रकार का मैसेज हमारे मोबाइल पे आया हुआ है, आते रहता है। तो इसलिए जो है एक दिन का छुट्टी दे रहे। ऐसे ईद तो होता है 2-3 दिन होता है, हाँ 2-3 दिन होता है, लेकिन एक दिन का छुट्टी हम दे रहे हैं। मेन कल ही है, समझे? है, रुकिए, कहां जाइएगा? क्वेश्चन का जवाब दीजिए ना पहले। आज सम्मिलित रूप से पूछ लेते हैं, क्या गेहूं के साथ घुनो पिसाने दीजिए आज। महात्मा गांधी का जन्म कौन प्रायद्वीप में हुआ है? काठियावाड़ प्रायद्वीप। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा कौन भाषा में लिखी? गुजराती। महात्मा गांधी जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, कौन स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया? सेंट पीटर। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा है? गांधी जी के द्वारा किए गए किस सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? चंपारण। और चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी। गांधी जी भूख हड़ताल का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अहमदाबाद। गांधी जी ने कर नहीं दो का नारा किस सत्याग्रह में? खेड़ा सत्याग्रह। चलिए, लड़की लोग निकलिए इधर से। हाँ? क्या ऑनलाइन एडमिशन ले लिए हैं? दीजिए, कहाँ है रसीद? कहाँ है? दीजिए, जल्दी निकलिए तो आप लोग। पेन दीजिए। उधर ही रहिए अभी। सुनिए, यहाँ पर जो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिख करके इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, हम करवा देंगे। ये अपना रखिए, 1 महीना के बाद होगा सबका, ठीक है? अब उसको काम है, उसके घर में पूजा है, कोई है नहीं, तो इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है? है चैती छठ नहीं होता है सबके घर में, किसी किसी के घर में होता है। अब सब चीज में कहिएगा छुट्टिए दीजिए, तब तो सब दिन छुट्टिए रहेगा। अरे इस्लाम धर्म में दुइये को तो पर्व होता है, एगो ईद एगो बकरीद, ठीक है? आप लोग को चाहिए 72, मैक्सिमम तो हिंदुए है, लेकिन मुस्लिम भी तो बहुत है, समझ गए? हमको तो सबको लेकर के चलना है ना, है? हाँ, क्या है आपका? क्या है? कौन है? अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, देख रहे हैं। कौन कौन भेजे हैं? मयंक। ओ महेंद्र सर, क्लास कीजिए ना, क्या कोई दिक्कत है? हाँ हम कर देंगे, चिंता नहीं करना। आप क्लास कीजिए, 9/5/2024 तक आपको नहीं रोका जाएगा। इसके बाद आप आइएगा, हम कर देंगे साइन। जल्दी निकलिए, जल्दी निकलिए आप लोग। टेस्ट होगा ना जी, टेस्ट कहीं ना होगा। सब ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाली सब है ना,
ऑनलाइन में कौन पढ़ती है वो हमको नहीं पता है। ऑनलाइन में पढ़ती, अच्छा हाँ, बड़का ऑनलाइन में पढ़ती है। ऑफलाइन आकर के पढ़िए आप लोग। ऑफलाइन में जो डर होगा, जो अनुशासन बना रहेगा, वो ऑनलाइन में कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। एगो आजकल हो गया है ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। खुश रही। हाँ क्या करती है? हाँ जॉब करते हैं वो। ठीक ना, बहुत सिपाही तो बनवे करती है। ठीक है ठीक है, मेहनत कीजिए, बन जाइएगा। है निकलिए लड़की लोग, जल्दी निकलिए। अरे उधर गेट खाली है, गेट खुला है। लड़का जिसको निकलना निकलिए ना उधर से। टेस्ट देना है, टेस्ट वाला सब है जी, टेस्ट तो देवे कीजिएगा। देखेंगे देखेंगे देखेंगे, कर देंगे। नहीं होगा ऑनलाइन, ये सब बहाना है। ऑनलाइन नहीं होगा, जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, ऑनलाइन होगा जल्दी नहीं आइएगा। है आराम से आराम से। है लड़की लोग जल्दी निकलिए ना, हमको निकलना है। वो जल्दी निकलिए आप लोग, आराम से आराम से। एक महीना के बाद ऑनलाइन होगा, सबका ऑनलाइन होगा 1 महीना के बाद। ऐसे ही सब बहाना है, शादी है, बर्बादी है। ठीक है चलिए, हटिए हटिए, जल्दी हटिए, निकलना है जिसको जल्दी निकलिए ना, टेस्ट देना है। चलिए निकालिए सब, है चलिए जल्दी चलिए।